नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर बेस्ड जीके पेपर के अंदर हम देख रहे थे राजस्थान की क्लास संस्कृति, और आज हमारी क्लास नंबर 18 में टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रथाएं। राजस्थान के रीति रिवाज लास्ट क्लास में हमने देख लिए थे। आज प्रथाएं जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, इनके बारे में आज की इस क्लास के अंदर जो भी प्रथाएं राजस्थान में प्रचलित थी, जिन पर रोक लगाई गई, उन सभी के बारे में इस क्लास के अंदर है जो अध्ययन करने वाले हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो साथी जीके पेपर के सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के संपूर्ण नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं क्लास की ओर, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए मित्रों, सबसे पहली प्रथा आ रही है नाता प्रथा। क्या थी नाता प्रथा? इसमें विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती थी। नाता प्रथा जीवित पति को छोड़कर जो महिला है वो किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाती थी, उसको कहा जाता था नाता प्रथा। बात करते हैं केसरिया करना। केसरिया प्रथा थी दोस्तों, जब राजपूत योद्धाओं को युद्ध में ऐसा प्रतीत होता था कि पराजय निश्चित है, तो राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र धारण करके शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे और शत्रु को मारते हुए स्वयं मर जाते थे। इसी को कहा जाता था केसरिया करना। दोस्तों तो नाता प्रथा, केसरिया प्रथा। तीसरी प्रथा आ रही है डावरिया प्रथा, जिसे 2021 के अंदर एग्जामों के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। जब राजपूतों के यहां लड़की का विवाह होता था तो दहेज में वधू के साथ कुंवारी कन्याएं भेजी जाती थी, उन्हें कहा जाता था डावरिया। राजपूतों के यहां लड़की का विवाह होने पर दहेज के अंदर क्या भेजा जाता था? वधू के साथ कुंवारी कन्याएं, उनको क्या कहते थे? डावरिया कहते थे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रथा की। नेक्स्ट है जोर। इसमें राजपूत महिलाएं युद्ध में पराजित होने पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में कूद जाती थी या जलजोहर कर लेती थी। मतलब जल या अग्नि में कूदकर अपने प्राण है उनको क्या कर देती थी? त्याग देती थी। तो यह कहलाती थी जोर कराना। दोस्तों नेक्स्ट प्रथा आ रही है हमारे, नेक्स्ट प्रथा है सती प्रथा, जिसको सहमरण, सहगमन या अनुवारोहण, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। सती प्रथा का अन्य नाम है और अन्य नामों में इनमें से एक नाम दिया हुआ होता है। तो क्वेश्चन है जो आपको कैसे भी मिल सकता है, इसलिए हर प्रकार से उसकी तैयारी करें। देखिए सती प्रथा वो है क्या? इसमें पति की मृत्यु होने पर पत्नी अपने पति के साथ उसकी चिता की अग्नि के साथ जल जाती है। अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो पति को जब जलाया जाता है, जब उसकी चिता है तो उसके साथ अगर पत्नी है अग्नि के साथ जल जाती है तो उसको कहते हैं सती होना। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने 1822 ईस्वी के अंदर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और क्वेश्चन सीधा आता है, राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई? किस रियासत ने लगाई है? बूंदी रियासत ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है। राजस्थान की बात करें तो बूंदी रियासत, देश की बात करें तो 1829 के अंदर विलियम बेटिंग ने पूरे देश के अंदर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब सती प्रथा के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किए हैं? राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, सती प्रथा की हमें जानकारी कहां से मिलती है? राजस्थान में सती प्रथा का पहला उल्लेख गठियाला जो अभिलेख है उसके अंदर, गठियाला अभिलेख जोधपुर से मिलता है। पहला उल्लेख सती प्रथा के बारे में। भारत में इसकी जानकारी एरन अभिलेख से मिलती है। भारत में कहां से? एरन अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। पति की मृत्यु किसी अन्य जगह होने पर, समझना यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। पति की मृत्यु किसी अन्य जगह होने पर उसकी निशानी के साथ सती होना कहलाता है अनुमरण। यानी कि पति की मृत्यु कहीं पर और जगह हो जाती है और उसकी पत्नी पति की किसी निशानी के साथ अगर क्या होती है? सती होती है, तो उसको कहा जाता है अनुमरण। ऐसी सतियों को क्या कहते हैं? महासती कहते हैं। जो पति की निशानी के साथ सती हुई है उनको कहा जाता है महासतियां। राजस्थान में सती प्रथा का अंतिम उल्लेख
राजस्थान में अंतिम सती है उसका उल्लेख मिलता है 1987 का दिवराला कांड दोस्तों। देखिए, जिसमें सीकर जिले के दिवराला गांव की रूप कंवर अपने पति मोहन सिंह माल के मरने के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो अंतिम क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का अंतिम सती कौन सा है? रूप कंवर सती। कहां पर? दिवराला गांव, सीकर जिले के अंदर। आगे देखिए इसके बारे में मित्रों, 1987 में ही राजस्थान राज्य सती निवारण अधिनियम भी बनाया गया। जब रूपकंवर सतीकांड होता है उसके बाद राज्य सरकार ने क्या किया? 1987 के अंदर ही राजस्थान राज्य सती निवारण अधिनियम है यह बना दिया दोस्तों। भारत में सती प्रथा को रोकने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। यह क्वेश्चन भी एग्जामों में आ चुका है। अब मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है आधा पागल सुल्तान। और मुगल बादशाहों की अगर हम बात करें तो मुगल बादशाह अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने का क्या किया था? प्रयास किया था दोस्तों। यह थी आपकी सती प्रथा। सती प्रथा से आगे चलते हैं तो हमारे आती है कन्यावध प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत कन्या के जन्म होने पर कन्या को गला घोट के या अफीम खिला के या जमीन में गाड़ कर क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। यही थी कन्यावध प्रथा दोस्तों। अब देखिए, पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने के समय राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा रियासत ने 1833 ईस्वी में कन्यावध को रोकने का प्रयास किया और बूंदी रियासत ने 1834 में इस पर रोक लगाई। तो कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है? आपकी कोटा रियासत। कब रोक लगाई? 1833 में। बूंदी रियासत ने अगले ही साल बूंदी रियासत ने भी इस पर रोक लगा दी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट प्रथा की ओर। नेक्स्ट हमारी प्रथा आ रही है दहेज प्रथा दोस्तों। भारत सरकार ने सन 1961 में दहेज निरोधक कानून बनाकर इस प्रथा को सीमित रखने का प्रयास किया, इसको कम से कम करने का प्रयास किया दोस्तों। आगे नेक्स्ट विधवा विवाह। विधवा विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लागू हुआ। विधवा विवाह, जिसका पति मर चुका है वो विधवा है तो उसकी दोबारा शादी, समझे मित्रों। अब इसको लागू किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी ने किया है। प्रयास किसने किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। विधवा विवाह अधिनियम लागू कब हुआ है? 1856 में लागू हुआ है। विधवा विवाह नामक पुस्तक अजमेर के चांदकरण शारदा ने लिखी। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों साहित्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन आ सकता है। विधवा विवाह नामक पुस्तक के लेखक है चांदकरण शारदा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट हमारी प्रथा आती है डाकन प्रथा। किसको कहते हैं डाकन? डाकन उस महिला को कहा जाता है जिसके द्वारा अनिष्ट कर देने की संभावना हो, किसी भी प्रकार की अनिष्ट या आगे भविष्य में किसी के लिए गलत होने की उसके द्वारा संभावना हो तो उस महिला को डाकन कहा जाता है। ऐसी महिला को समाज के लिए अशुभ माना जाता है तथा उसे गांव के बाहर निकालकर पत्थर दे देकर मार दिया जाता है। यह होती है डाकन प्रथा। एक तरह से यह मान के चलो कि किसी को मारना ही डाकन प्रथा थी उस समय। सर्वप्रथम 1853 में खेरवाड़ा के कमांडर जे.सी. ब्रुक ने डायन प्रथा को रोकने का प्रयास किया है। किसने? 1853 में खेरवाड़ा के कमांडर थे जे.सी. ब्रुक। और यह सर्वाधिक थी किस पर? जो उदयपुर बेल्ट मेवाड़ क्षेत्र है वहां पर थी डायन प्रथा। उस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। तो डायन प्रथा को रोकने का प्रयास उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के समय कमांडर जे.सी. ब्रुक के द्वारा किया गया। 1853 ईस्वी में मेवाड़ के रेजिडेंट कर्नल ईडन के परामर्श पर मेवाड़ महाराणा जवाहर सिंह ने डायन प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट हमारी प्रथा आती है समाधि प्रथा। देखिए, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा भूमि में गड्ढा खोदकर या जल के अंदर समाधि ले ली जाती है। ऐसे व्यक्ति को जनता बड़ी श्रद्धा से देखती थी। यह एक प्रकार की क्या थी? आत्महत्या ही थी।
जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाना और ऊपर से मिट्टी डाल देना, या फिर जल में जाकर जल के अंदर डूब जाना। एक प्रकार से क्या थी समाधि प्रथा? आत्महत्या ही थी दोस्तों। सन 1844 में जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? लुडलो ने समाधि प्रथा को क्या कर दिया? गैर कानूनी। तो समाधि प्रथा है वो गैर कानूनी कब हुई है? 1844 में। कहां पर? जयपुर रियासत में। किसने की है? लुडलो ने। 1861 में एक कानून बनाकर इसे अवैध घोषित भी कर दिया गया। कब? 1861 में। नेक्स्ट प्रथा की ओर चलिए। नेक्स्ट आ रही है संतारा या सल्लेखना। देखिए संतारा या सल्लेखना जो प्रथा है, यह प्रथा जैन धर्म में प्रचलित है। किसमें है? जैन धर्म के अंदर प्रचलित है, जिसके अंतर्गत जैन मुनि है जो अन्न व जल का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। अब अन्न जल अगर आपने त्याग दिया है तो कुछ दिन ही आप जीवित रहोगे और कुछ दिनों के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने संतारा प्रथा पर रोक लगाई, लेकिन उच्चतम न्यायालय में यह मामला क्या है? विचाराधीन है वर्तमान के अंदर। संतारा प्रथा है जो जैन धर्म है उससे जुड़ी हुई है दोस्तों। आगे चलिए। नेक्स्ट हमारे प्रथा आ रही है आन प्रथा। मेवाड़ रियासत का नवनियुक्त कर्मचारी महाराणा की भक्ति की शपथ लेता था। जो भी मेवाड़ रियासत के अंदर कर्मचारी नया है जो ज्वाइनिंग लेता था, वो क्या लेता था? महाराणा की भक्ति करने की शपथ लेता था, और इसी को कहा जाता था आन प्रथा दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 ईस्वी के अंदर जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने इसे वाल्टर कृत राजपूत हित कारणी सभा के अनुसार इस पर क्या लगाई? रोक लगाई। तो जो आन प्रथा है इस पर रोक कब लगाई गई? 1885 के अंदर जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों। आन प्रथा क्या होती है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। आगे चलिए। नेक्स्ट हमारी आ रही है बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह। देखिए बाल विवाह अधिनियम सन 1929 में अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ था। बाल विवाह अधिनियम 1929 के अंदर अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ। यह एक्ट 1 अप्रैल 1930 से क्या हुआ? लागू हुआ। हरविलास शारदा ने इसमें महत्वपूर्ण प्रयास किया, इसी वजह से इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि वर्तमान के अंदर लड़की और लड़के की उम्र है जो 21-21 कर दी गई है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इस एक्ट यानी शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़के की विवाह आयु रखी गई थी 18 वर्ष और लड़की की विवाह आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो सीधा क्वेश्चन वर्तमान में 21-21 की है, सभी को पता है, तो पूछा जाएगा शारदा एक्ट में बालक व बालिका की आयु क्या रखी गई? 18 व 14 वर्ष। आगे चलिए। नेक्स्ट आ रही है हमारे त्याग प्रथा। जब राजपूतों में सामंत या जागीरदार या राजाओं के यहां लड़की का विवाह होता तो देखिए त्याग प्रथा क्या थी? सामंत हो, जागीरदार हो या राजा हो, उनके अगर लड़की का विवाह होता तो चारण, भाट, डोली और नाई जाति के लोग लड़की वालों से दान मांगते थे। जो दान है वो अपनी मनपसंद मांगते थे, जितना चाहते थे उतना दान मांगते थे। इसी को कहते थे त्याग। क्या कहते थे? इसी को त्याग। और इसको त्याग प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा को रोकने का प्रयास वाल्टर कृत हितकारिणी सभा द्वारा जोधपुर रियासत ने किया दोस्तों। जोधपुर महाराजा मानसिंह ने 1941 में सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर रोक लगाई। तो त्याग प्रथा पर रोक किसने लगाई है? जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने। कब? 1941 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलिए। नेक्स्ट आ रही है हमारे मोताणा प्रथा। क्या होती है मोताणा प्रथा? उदयपुर संभाग में किसी आदिवासी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दुर्घटना करने वाले व्यक्ति से हर्जाना राशि वसूली जाती थी। अगर उदयपुर संभाग में आदिवासी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो जिसने दुर्घटना की है उससे हर्जाना राशि वसूली जाती थी और इसी प्रथा को कहा जाता था मोताणा दोस्तों। और हर्जाना राशि क्या कहलाती थी? चढ़ोतर कहलाती थी, जिससे बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। आगे देखिए कुकड़ी की रस्म प्रथा।
कुकड़ी प्रथा किसमें प्रचलित है? सांसी जनजाति में। यह आया हुआ है मित्रों, सांसी जनजाति सर्वाधिक है भरतपुर जिले में। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके। यह प्रथा सांसी भरतपुर जनजाति में मिलती है। इसमें विवाह होने पर लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। यह है कुकड़ी रस्म। आगे चलिए मित्रों, आगे आ रही है बेगारी प्रथा। देखिए ये बेगारी प्रथा क्या थी? सामंतों, जागीरदारों तथा राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से मुक्त सेवाएं लेना ही बेगार प्रथा कहा जाता था। प्रजा है उनकी, उससे मुक्त सेवाएं लेना, देना कुछ नहीं, तो क्या है? बेगार है। एक तरह की बेकार प्रथा है ये थी बेकारी प्रथा दोस्तों। बेगारी प्रथा का उन्मूलन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। जो बेगारी प्रथा है इसका उन्मूलन भारत के आजादी के बाद जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई उसमें किया गया। बेगारी प्रथा सागड़ी प्रथा को मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 के तहत गैर कानूनी ठहराया गया है दोस्तों। बेगारी प्रथा या सागड़ी प्रथा जो आगे हम पढ़ेंगे, इन दोनों को अनुच्छेद 23 के तहत क्या ठहराया गया है? गैर कानूनी ठहराया गया है। यह थी बेकारी प्रथा। आगे देखिए सागड़ी प्रथा क्या थी। देखिए इस प्रथा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अमीर लोगों से धन उधार लेने पर उस राशि के बदले में उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को उस अमीर व्यक्ति के यहां छोड़ देता था। वह अमीर व्यक्ति उस छोड़े गए व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कार्य करवा सकता था। मतलब कोई अमीर आदमी है तो उससे किसी गरीब आदमी ने कुछ धन ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो उसके अवेज में उस गरीब आदमी को अमीर आदमी के घर किसी को छोड़ना होता था और अमीर आदमी उससे कुछ भी कार्य करवा सकता था। इसी को कहा जाता था सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा। वहां पर बंध गए क्योंकि गरीब आदमी वापस रुपए या धन नहीं दे पाएगा जब तक वो व्यक्ति वहां पर काम करेगा। सागड़ी प्रथा का उन्मूलन सन 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम के माध्यम से किया गया। सागड़ी प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? सागड़ी निवारण अधिनियम के द्वारा किया गया 1961 के अंतर्गत। आगे चलिए, नेक्स्ट है चारी प्रथा। चारी प्रथा यह प्रथा खेराड़ क्षेत्र, टोंक व भीलवाड़ा में प्रचलित है। जो चारी प्रथा है ना मित्रों, यह खेराड़ क्षेत्र, टोंक के अंदर खेराड़ क्षेत्र और भीलवाड़ा में प्रचलित है। देखिए इसमें लड़की वाले लड़के वालों से दहेज लेते हैं, यानी कि जो आपकी चारी प्रथा है ये अलग है। हम जो पहले पढ़ रहे हैं ना दहेज प्रथा, उससे विपरीत है ये। दहेज प्रथा के अंदर लड़की वालों को लड़के वालों को देनी रहती है, लेकिन इसके अंदर लड़की वाले वो लड़के वालों से लेते हैं, लड़कों को दहेज देनी पड़ती है। वो थी चारी प्रथा। तथा उस शादी को ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देते थे ताकि लड़की को दोबारा शादी करके दोबारा दहेज प्राप्त किया जा सके। यह चारी प्रथा थी मित्रों। समझना कि एक लड़की है, उसकी शादी करनी है तो लड़के वालों से क्या ले लेंगे? रुपए, दहेज ले लेंगे। कुछ दिनों के बाद, शादी के कुछ दिनों बाद वापस शादी को तोड़ देंगे और वापस उसकी शादी करके वापस दहेज ले लेंगे। इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरी थी। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है गसिया कुसुम्बो। नाम भी पहली बार सुना होगा। देखिए इसमें पश्चिमी राजस्थान में आगंतुक का स्वागत करने के लिए अफीम को पानी में मिलाकर घोल कर पिलाया जाता था। गसिया कुसुम्बो किसको कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंदर कोई मेहमान आता है तो उसको अब पानी के अंदर अफीम मिलाकर पिलाई जाती है दोस्तों। औरतों व लड़कियों का कर्रे विकर्य। कोटा राज्य में इस कर्रे विकर्य पर चौथान नामक कर वसूला जाता था। जो कोटा राज्य है ना, वहां पर कोटा राज्य में ही लड़कियों को बेचने खरीदने पर कर लागू था, जिसको कहते हैं चौथान नामक कर, यानी चौथान कर दोस्तों। और 1831 के अंदर कोटा रियासत ने ही इस पर क्या लगाई? रोक लगाई दोस्तों। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। आगे देखिए, आगे आ रही है हमारी दास प्रथा। देखिए मित्रों, सामान्यतः दास उन लोगों को कहा जाता था जिन्हें युद्ध के समय बंदी बना लिया गया हो। दास किनको कहते थे? जिनको युद्ध के समय बंदी बना लिया गया हो। इसके अलावा दास व दासियों का कर्रे विक्रय भी किया जाता था। कुछ रियासतों में दासों के लिए एक अलग विभाग था जिसे राजलोक कहते थे।
कुछ रियासतों में आपको मिलेगा दासों के लिए अलग से विभाग, जिसको क्या कहते हैं, राजलोक कहते हैं। कभी कभी राजा किसी दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, तो ऐसी दासी को कहते थे पड़दायत। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पड़दायत है दासी को राजा के द्वारा उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखिए, दास प्रथा में कभी कभी राजा पड़दायत को सोने व चांदी के आभूषण पहनने की अनुमति दे देते थे। तब ऐसी दासी को क्या कहते थे, खवासन या पासवान कहते थे। तो देखिए पड़दायत कौन है, खवासन कौन है, पासवान कौन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा पर सबसे पहले रोक कोटा रियासत ने कब लगाई, 1832 के अंदर। दास प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी कोटा रियासत ने 1832 के अंदर। यह मुख्य प्रथाएं जो राजस्थान के अंदर थी प्रचलित। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आपके सामने लेकर आऊंगा, लगभग 25 के आसपास शब्द होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, कर से रिलेटेड होंगे, कुछ प्रथाओं से रिलेटेड होंगे, जो शब्द काम में लिए जाते थे वो आपके लिए जरूरी है। चलिए मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली के अंदर पहला आ रहा रेक। क्या था यह रेक, सामंतों एवं जागीरदारों से वसूली जाने वाली धनराशि को रेक कहते थे। एक राजा जो सामंत थे, जो जागीरदार थे, उनसे जो वसूली करता था उसको कहते थे रेक। समझे मित्रों। तलवार बंदाई, जागीरदार के उत्तराधिकार के रूप में वसूला जाने वाला कर। अगर नया राजा बने, नया जागीरदार बने, तो उस समय जो कर वसूला जाता था उसको कहते थे तलवार बंदाई कर। बात करते हैं मिसल, राजा के दरबार में पंक्तिबंद बैठने की व्यवस्था। राजा का जो दरबार होता है उसमें पंक्तिबद्ध बैठा जाता है, उसको कहा जाता है मिसल। नूता क्या है, जागीरदार के घर में विवाह पर वसूला जाने वाला कर। जब जागीरदार के घर विवाह होता था उस समय जागीरदार, जो भी जागीर थी, वहां से कर वसूला जाता था, उसको कहा जाता था नूता। दोस्तों जाजम लाग, भूमि के बेचने पर वसूल किया जाने वाला कर। अगर भूमि बेचते हो तो आपसे जाजम कर वसूला जाएगा। देखिए डांड, एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाने, एक राज्य से दूसरे राज्य में किए जाने वाले माल पर लगाया जाने वाला कर डांड कहलाता था। व्यापार कर, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर व्यापार करते हो तो जो माल एक राज्य से दूसरे में जाएगा उस पर जो कर लगेगा उसको कहते थे डांड कर। बात करते हैं मलवा, जागीरदार के नौकर चाकरों पर खर्च के लिए लिया जाने वाला कर। जागीरदार के जो नौकर चौकर होते थे ना, उनके लिए जो उन पर खर्च होते थे, उनको जो रुपए दिए जाते थे वो एक कर के रूप में जनता से लिए जाते थे, और इस कर को कहते थे मलवा कर। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा चौरी कर, लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर चौरी कर या न्योता चौरी कहा जाता था। किसी के घर में अगर शादी है लड़की की, तो अगर चौरी वहां पर बंधेगी तो राजा को, जागीरदार को कर देना होगा, और उसी को कहते थे चौरी कर या न्योता चौरी। दोस्तों पावना पावरा, यह भी इंपॉर्टेंट है। पावना पावरा, जागीरदार के मेहमानों के आगमन पर लिया जाने वाला कर। अगर जागीरदार के घर मेहमान आ गया ना तो भी जनता से कर लेते थे, उसको कहते थे पावना पावरा कर। सिंगोटी, मवेशी के विक्रय पर लिया जाने वाला कर। अगर आपने अपने घर से कोई मवेशी पशु है, जो पालतू पशु है, उसको बेच दिया है, विक्रय कर दिया है, तो भी आपको जागीरदार और राजा को कर देना होता था, जिसको कहते थे सिंगोटी कर। चूड़ा लाद, ठिकानेदार की ठुकराइन के द्वारा नया चूड़ा पहनने पर वसूला जाने वाला कर। अगर ठिकानेदार की जो ठुकराइन है वो नया चूड़ा या नई चूड़ियां पहन लेती है, तो भी जो रुपए लगते हैं वो किसके लगेंगे, जनता के, और जनता से कर के रूप में वसूले जाते थे, जिसको कहते थे चूड़ा लाग या चूड़ा कर। बात करें कीणा की, सब्जी तथा अन्य सामग्री के बदले दिया जाने वाला अनाज कीणा कहलाता था। या तो सब्जी या आप कोई अन्य सामग्री ले रहे हो तो उसके बदले जो आप अनाज दोगे उसको क्या कहेंगे, कीणा। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं राम राम लाग या मुजरा लाग। राम राम लाग या मुजरा लाग। देखिए प्रत्येक व्यक्ति से
जागीरदारों के सम्मान में लिया जाने वाला 1 रुपये का कर था। यानी प्रत्येक व्यक्ति है उससे जागीरदार के सम्मान इज्जत के लिए 1-1 रुपये का कर लिया जाता था, जिसको राम राम कर, राम राम लाग या मुजरा कर या मुजरा लाग कहते थे। बिगोड़ी, नगद राशि के रूप में वसूला जाने वाला कर। नगद राशि के रूप में जो कर वसूला जाता था उसको कहते थे बिगोड़ी। कुंता, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित कर लिया जाता था, इसे ही कुंता प्रणाली कहते थे। दोस्तों, जो फसल खड़ी है उस पर अनुमान लगा लिया जाता था कि इतने क्विंटल ये फसल होगी, इतना क्विंटल हमें लगान देना होगा। लाटा, ठिकानेदार के अधीन फसल कटती थी और उसके देखरेख में ही फसल को साफ करके लिया जाने वाला कर। ठिकानेदार के अंदर है अधीन रहती थी फसल, उसके अधीन ही फसल को काटा जाता था, फिर फसल को साफ किया जाता था, उसके बाद कर के रूप में उस फसल में से ठिकानेदार लेकर जाता था। कमटा लाग, दुर्ग व किले के निर्माण कार्य हेतु वसूला जाने वाला कर। दुर्ग हो या किला हो, उसके निर्माण के समय उसके निर्माण के लिए जो कर लगाया जाता था वो कहलाता था कमटा कर। आगे देखिए, आबियाना, पानी पर लिया जाने वाला कर आबियाना कहलाता था। पानी के लिए कर आबियाना। गनीम बराड़, मेवाड़ रियासत में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर गनीम बराड़ कहलाता था। यह इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ में युद्ध के समय कौन सा कर लिया जाता था? गनीम बराड़ कर। बात करते हैं जकात। बीकानेर राज्य में लिया गया सीमा शुल्क। बीकानेर राज्य के अंदर जो सीमा शुल्क है, सीमा यानी राज्य में प्रवेश पर शुल्क है, वो जकात था। जयपुर रियासत में लिया जाने वाला सीमा शुल्क है वो सायर है। समझे मित्रों? तो दोनों याद रखने आपको, जकात और सायर। सूरत खाना, राजघरानों में चित्रों से संबंधित विभाग को सूरत खाना कहते थे। जो महल है, जो किले हैं, उनके अंदर जो चित्रों से संबंधित विभाग था उसको सूरत खाना कहते थे। गुणरंजन खाना, संगीत कला व मनोरंजन से संबंधित विभाग गुणरंजन खाना कहलाता था। पूर्वीय किसको कहते हैं? जनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातःकाल व सायंकाल में गायन करने वाले पूर्वीय कहलाते थे। जो जनाना महल है उनके बाहर बैठकर सुबह शाम को गायन करते थे, उनको पूर्वीय कहते थे। आगे चलिए मित्रों, आगे है ताजीम। सामंतों को महाराजा द्वारा खड़ा होकर दिया जाने वाला सम्मान ताजीम कहलाता था। जो सामंत है उनको महाराजा द्वारा जो सम्मान दिया जाता था उसको कहते थे ताजीम। और यह थी हमारी राजस्थान की प्रथाएं और कुछ महत्वपूर्ण करों से रिलेटेड जानकारी। कैसी लगी ये क्लास? कमेंट करके बताएं। सभी साथी जल्दी से कमेंट कर दे, कोई भी साथी कमेंट करे बगैर क्लास ना छोड़े। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।